नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कोरोना का बढ़ता संक्रमण, चुनौतियां और उपाय पर। भारत मौजूदा वक्त में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मामले रोजाना भारत में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3,523 लोगों को इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 2,99,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। भारत में कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़कर करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वहीं 1,56,00,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो रिकवर भी हुए हैं। तो कुल मिला के जो मौजूदा वक्त है, उस समय जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या जो है वो 32,68,000 से ज्यादा है। हालांकि कोरोना को मात देने के लिए तमाम प्रयास जो किए जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन के रूप में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा चुकी है। भारत सरकार देश में कोविड-19 से निपटने और प्रबंधन करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है। कोविड-19 से बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। एक लैब से जो संख्या है लैब की वो 2000 से ज्यादा अब हो गई है और जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन से लेकर वेंटिलेटर की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने सभी समुचित पहल जो है वो की है। देश में कई जगह आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। देश में N95 मास्क और पीपीई किट तैयार किए जाने लगे हैं। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस के लिए 15,000 करोड़ रुपए के साथ ही 2021-22 के बजट में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के लिए फंड आवंटित किया गया है। साथ ही 2,000 से ज्यादा अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए तैयार किया गया है। कोविड मरीजों के लिए आपको बता दें कि 4 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं और इस दिशा में लगातार जो है वो काम हो रहा है। लेकिन डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि वायरस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चूंकि अभी कोई दवा नहीं है, तो बचाव संबंधी जो नियम है, पालन है, उचित व्यवहार है, उसे अपनाना बहुत जरूरी है इस महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए। तो टेस्ट, आइसोलेट और ट्रीट यानी कि जांच, संक्रमितों में संपर्क में आए लोगों की पहचान, मरीजों को एकांत में रखना, सही इलाज, उपचार जो है इस प्रसार को रोकने के लिए बेहद सहायक है। आज देश देशांतर में हम बात करेंगे जो पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर में मौजूदा स्थितियां भारत में बनी है, दरअसल उसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी हैं, हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं इसके प्रसार को रोकने के लिए, महामारी से निपटने के लिए, और क्या उपाय किए जा रहे हैं और किन उपायों की अभी भी जरूरत है। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ उर्वशी प्रसाद हैं, आप पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, नीति आयोग। मैम, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा हैं, आप प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, MANC। आप दोनों का बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रज्ञा, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और जो मेरा पहला सवाल है वो ये कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की जो पहली लहर थी, भारत ने उससे खुद को उबारा, सफलतापूर्वक उबारा, दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया। लेकिन दूसरी लहर में मैं चाहूंगी आप वो कारण गिनाएं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आज हम सबसे ज्यादा जो है वो संक्रमित हमारे यहाँ हो रहे हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो उत्तरदायी हैं मौजूदा परिस्थितियों के लिए? धन्यवाद अमृता जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद लोग ये भूल ही गए कि अब शायद दोबारा ये इन्फेक्शन कभी वापस ही नहीं लौट के आएगा। तो पिछली वेव से इतनी जद्दोजहद करके बाहर निकले थे हम, और ऐसा लगा कि सारी जिंदगी वापस एक नॉर्मल रूटीन पे आ गई है। हमने अपने सारे तौर तरीके वैसे ही वापस कर दिए जैसे कि ये बीमारी अब कभी लौट के ही नहीं आएगी। हमने अपना मिलना जुलना, मेल जोल, मास्क पहनना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, और ऐसा लगा जैसे मानो कि अब ये बीमारी हमेशा के लिए चली गई है। तो ये एक जो हमारी जो एहतियात में कमी आई थी, उसकी वजह से हमने देखा कि दूसरी लहर और भी बड़ा विकट रूप और बड़ा प्रकोप लेके हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, जिससे कि निपटना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। पिछली वेव के हिसाब से देखा जाए तो इस वेव में हमारे केसेस बहुत ज्यादा हैं और बहुत सडनली ये वेव काफी हाई पीक तक पहुंच रही है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस एक साथ में आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा संक्रमण हो गया, लोगों ने भूल के मिलना जुलना शुरू कर दिया, सिनेमा हॉल्स में जाने लगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे। लोग भूल गए कि शायद अब हमें वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कह रहे थे कि हमें डिस्टेंस भी मेंटेन करना है,
हमें मास्क भी पहनना है, हमें सारे एहतियात भी बरतने हैं, उनको अब शायद बरतने की जरूरत ही नहीं है, मानो ये दोबारा कभी होगा ही नहीं। तो उसी उसी लहतलाली का आज हम ये नतीजा भुगत रहे हैं कि आज हमारे पास इतनी ज्यादा संक्रमण की संख्या और इतने ज्यादा केसेस की संख्या इस दूसरी लहर के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है। जी, यानी कि आप लापरवाही को एक बड़ा फैक्टर मान रही हैं। जिस चीज को लेकर जितनी सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो लापरवाही बरती गई है। मैं उर्वशी प्रसाद आपका रुख करना चाहूंगी। जिन बातों का जिक्र, जिन कारणों को डॉक्टर प्रज्ञा ने गिनाया, उनसे आप कितनी सहमत हैं, और साथ ही क्या इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स उत्तरदायी रहे मौजूदा स्थिति के लिए? जी, ये फैक्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा कि भय कम हो गया कोरोना का, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरी ही तरफ चले गए। हमें ऐसा लगा कि अब हमें बिल्कुल भी अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर शादियों का सीज़न आ गया, त्योहार आ गए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कुछ महीनों में, जहां हमने देखा कि बड़े बड़े गैदरिंग होने लगे। तो ये तो एक बहुत ही अहम फैक्टर है। दूसरा, इकोनॉमी भी खुलने लगी, काफी लोग और बाहर जाने लगे काम से भी। कई लोगों के जो दफ्तर हैं वो भी ज्यादा हद तक खुलने लगे। तो ये सब तो है ही बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरा, हो सकता है कि थोड़ा जो हमने वायरस है उसका उसका खुद का जो बिहेवियर है, और वो अभी हमारे साइंटिस्ट उसको स्टडी कर रहे हैं कि जो म्यूटेशंस की बातें होती रहती हैं, वो किस हद तक वो म्यूटेशन हमारे लिए अहम है, उनसे कितना वायरस का बिहेवियर बदलता है, और वैक्सीन्स पे क्या असर होता है या नहीं होता है। तो वो सब अभी चल ही रहा है, वो सब साइंटिफिक हम लोगों की स्टडी चल रही है। लेकिन वो भी हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ जो वायरस के म्यूटेंट आए, वेरिएशंस आए, उनमें भी ज्यादा फैलने का कुछ कुछ असर हो सकता है। वो अभी हमें पूरी तरह से उसकी पुष्टि करनी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां हमें लगा, पंजाब है शुरू में, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां लगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ वायरल का स्ट्रेन भी बदला है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन लोगों का खुद का बिहेवियर इसमें सबसे ज्यादा अहम रहता है, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रज्ञा, लोगों के बिहेवियर और असावधानी के अलावा जो नया वेरिएंट आया है, जो म्यूटेंट हुए हैं वायरस का, वो भी एक बड़ा जो है कारण बताया जा रहा है। कुछ शोध में ये बात सामने आई, जो कि पहली लहर थी उसमें 60 यानी कि 60% जो लोग हैं उनमें एंटीबॉडी पाई गई। तो क्या आप ये मानती हैं कि दूसरी लहर में चूंकि वो एंटीबॉडी जो थी वो दूसरे वायरस की थी, और ये जो नए वेरिएंट है उस पर वो कारगर नहीं थी, और यही वजह है कि जो हम देख रहे हैं केसेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और मोर्टेलिटी रेट भी हम देख रहे हैं इस बार तेजी से बढ़ रही है, लोगों में संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है? तो जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि 60% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, तो हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि 40% लोग वो हैं जिनमें एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से 40% हिस्सा भी हम ये माने कि ये वो लोग हैं जिनमें एंटीबॉडी नहीं है, तो इनमें तो संक्रमण का हमेशा एक चांस रहता ही रहता है। जो बाकी 60% है उसमें ऐसा होता है कि अगर एंटीबॉडी है और वो नेचुरल इनिशियल वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, तो अगर म्यूटेंट स्ट्रेन भी आता है या कोई भी वेरिएंट स्ट्रेन आता है, तो पूरी तरह ना सही लेकिन कुछ प्रतिरोधक क्षमता हमेशा उस व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। तो ज्यादातर लोगों में या तो वो बीमारी माइल्ड होती है या माइल्ड टू मॉडरेट होती है। तो हर इंसान जिसमें प्रतिरोधक क्षमता आ गई है या एंटीबॉडी बन गई है, वो उतनी सीवियर तरीके से डिजीज को रिएक्ट नहीं करता। इसलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं 80 to 85% में लोगों में अभी भी ये डिजीज बहुत माइल्ड फॉर्म में आ रही है। 10 से 15% लोग ही ऐसे हैं जिसमें कि इस बीमारी को आप बहुत विकराल रूप में देखते हैं, जिनको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिनको भर्ती करके आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ेगी, और मोर्टेलिटी तो और भी कम है, 3 से 4% या 4 से 5% ही हम कह सकते हैं लोग हैं जिन्हें की इतनी बीमारी इस रूप तक होती है कि उनको भर्ती भी करना पड़ेगा, आईसीयू में भी लेना पड़ेगा, और उसमें से भी फिर कुछ 1 या 2% लोग होंगे जिनको कि आपको मोर्टेलिटी का या जिनको मौत का खतरा भी बन सकता है इस बीमारी की वजह से। तो म्यूटेंट स्ट्रेन बेशक आए हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन या वो पॉपुलेशन जिसमें एंटीबॉडी बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो हमेशा से इस किसी भी स्ट्रेन के लिए एक कारण थी ही जहां इन्फेक्शन हो सकता है। और बाकी जिनमें एंटीबॉडी है उसमें पूरी तरह से तो नहीं है नए वेरिएंट के अगेंस्ट लड़ने की शक्ति, पर पार्शियल शक्ति तो फिर भी होती है, क्योंकि जो बेसिक वायरस है
100% वायरस म्यूटेट नहीं करता, नए वेरिएंट्स आते हैं, पार्शियल म्यूटेशंस होती हैं। तो म्यूटेशंस हो रही हैं, बार बार हो रही हैं और वो होती रहेंगी। mRNA वायरस की एक खासियत होती है कि उसमें म्यूटेशंस हमेशा चलती रहती हैं, होती रहती हैं। तो हमें इस बात के लिए तो तैयार रहना ही है कि म्यूटेशंस तो हो रही हैं और आगे भी नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे म्यूटेशन के। बिल्कुल, और इसके लिए हमें अपनी तैयारी जो है वो पुख्ता रखनी होगी। उर्वशी, बिल्कुल मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वैश्विक महामारी है। देश की बात करें तो देश पे किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी के हालात उत्पन्न हो गए हैं। मौजूदा वक्त में स्थिति ऐसी है कि तमाम स्टेप्स जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों के समन्वय से उठाए जाने के बावजूद भी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध रही है, लोग कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहीं ना कहीं जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसमें कहीं कोई कमी रह गई है? सरकार ने जो कदम उठाए हैं क्या वो पूरी तरह से काफी साबित नहीं हो रहे हैं? क्या चुनौती है समय सबसे बड़ी हमारे सामने, खासकर क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेकर? जी, तो एक बात तो ये है कि जब इतना तेजी से केस बढ़ेंगे और इतने सारे आपने जैसे कहा कि 4 लाख से ऊपर जो ये कंफर्म्ड केसेस हैं हम एक दिन में देख रहे हैं, तो ये तो दुनिया में बेहतर से बेहतर जो हेल्थ सिस्टम है वहां पे भी आप देखेंगे कि परेशानी होगी। और हमने देखा है पिछले साल में कि चाहे यूरोप में ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, बड़े जहां एडवांस्ड हेल्थ सिस्टम है, पॉपुलेशन भी कम है, हमारी तरह की डाइवर्सिटी नहीं है वहां पे जो हमारे देश में है, लेकिन वहां भी हेल्थ सिस्टम को परेशानी हुई। तो उसमें तो मुझे आश्चर्य नहीं है कि हेल्थ सिस्टम पे स्ट्रेस पड़ा है, क्योंकि ये नंबर इतने बड़े हैं। लेकिन बहुत स्टेप्स जैसे आपने कहा कि अब लिए जा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए है, और वो सिर्फ अभी नहीं, वो हम आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में बने, जिससे कि अगर कोई तीसरी वेव आई तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। टेस्टिंग के लिए आपने भी शुरू में बोला कि कैपेसिटी बढ़ाई गई है और हम और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ कंट्रोल के लिए जरूरी नहीं है, पर इसके लिए कि अगर आप कम टेस्ट करते हैं तो जो ज्यादा बीमार लोग हैं वही सामने आते हैं। और हमारी कोशिश टेस्टिंग की ये है कि लोग जल्दी हमारे सामने आए जब उनकी बीमारी इतनी सिवियर ना हो। तो इसीलिए टेस्टिंग बहुत अहम है और उस पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। एक और बहुत जरूरी बात है इसमें कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में पैनिक, जैसे आपने कहा, या लोग इधर उधर भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि रेमडेसिविर मिल जाए या प्लाज्मा मिल जाए। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि किन स्थितियों में ये चीजें काम आएंगी, किस हद तक काम आएंगी। कई बार लोग सोचते हैं कि ये हमें नहीं मिला तो मतलब पेशेंट की जान ही चली जाएगी, और कई बार ऐसा नहीं है। रेमडेसिविर को आप देखिए तो वो बेशक हॉस्पिटल में आपका स्टे कम कर दे, शायद 1 दिन से या थोड़ा और, पर जरूरी नहीं है कि पेशेंट की जान के लिए उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़े। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इस तरह की, या ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 92 से 94 से ऊपर है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोगों का इससे ऊपर ही रहता है, वो घर पे मैनेज हो सकते हैं। तो इस तरह की जो एक इंफॉर्मेशन है वो भी सरकार मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ काम कोशिश करके ये कर रही है कि वो पहुंचे लोगों तक, और वो हमें और पहुंचानी है। और उसमें मीडिया का भी, हम एनजीओज का भी साथ ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस समय जानना बड़ा जरूरी है कि कब उनको क्या कदम उठाना है, वरना ये जो पैनिक है वो बहुत फैल जाता है इस स्थिति में। बिल्कुल, लोगों के लिए और लोगों तक सही जानकारी जो है उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। उर्वशी जैसा कि कह रही थी, डॉक्टर प्रज्ञा, हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से कदम उठा रही है। ऑक्सीजन का देश में जो उत्पादन है वो इस समय 7,000 टन से ज्यादा है। मांग जो है फिलहाल इसके आसपास है या कई बार इसकी से कम भी है। हालांकि कोशिश है कि इस उत्पादन को और किया जाए, यानी कि ऑक्सीजन पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बावजूद अगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं कोई लूप होल है। आप ये मानती हैं कि इसे और दुरुस्त किए जाने की जरूरत है? और ये बात सिर्फ ऑक्सीजन पर लागू नहीं होती, अगर अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं या फिर दवाइयों की कहीं ना कहीं किल्लत हो रही है, तो आप क्या मानती हैं कि ये जो सिचुएशन आ रही है पूरे मिसमैनेजमेंट की, इसके पीछे क्या कारण है और इसको कैसे इससे पार पाया जा सकता है? इसके लिए क्या स्टेप उठाए जाने की जरूरत है या क्या मैकेनिज्म तैयार किए जाने की जरूरत है? मैं फिर से उसी बात को कहूंगी जो उर्वशी जी ने अभी कही कि जब एकदम से इतने सारे मरीज आ जाते हैं तो सिस्टम सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ बेड या अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। सिस्टम, जब हम एक मरीज को ट्रीट करते हैं तो एम्बुलेंस से लेके
डॉक्टर से लेके नर्स से लेके हर तरह का हमें चाहिए चीज जिससे कि हम मैनेज कर सकते हैं। जहां तक हम लूप होल्स की बात करें तो लूप होल्स तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जब डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी। ये सारा जो हो रहा है तालमेल बिठाने की बात ये है कि जितनी डिमांड है सप्लाई हमें उतनी ही चाहिए, और डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसमें कि कुछ तो जायज भी लोग हैं जिन्हें जरूरत है, लेकिन कुछ लोग पैनिक में भी दौड़ रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने बात की कि लोगों को लगता है कि रेमडेसिविर यदि मिल गया तो वो हम बच जाएंगे, और यदि रेमडेसिविर नहीं मिला तो हम नहीं बचेंगे, जबकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बहुत सारी बीमारी 80 से 85% बीमारी बिना कुछ करे घर में रह के भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिमांड वर्सेस सप्लाई से ज्यादा है पैनिक, जो लोगों में घबराहट है। लोगों को लग रहा है कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला तो हम नहीं बचेंगे। तो जो राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोगों को सही तरह से समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि एक फलां चीज हमें नहीं मिली तो हम नहीं बचेंगे, या फलां चीज हमें मिल गई तो हम बचे। और इस वजह से क्या है कि लोगों ने उसको पकड़ना शुरू कर दिया है। जब हमें लगता है कि ये चीज नहीं मिली तो हम नहीं बचेंगे, जब हम बीमार पड़ेंगे हमें जरूरत पड़ेगी, पर क्या पता हमें जरूरत ना पड़े। यानी आप ये कह रहे हैं कि बेवजह की जो स्टॉकिंग है, लोग पहले से ही जरूरत ना होने के बावजूद भी ऑक्सीजन सिलेंडर अपने किसी भी चीज की स्टॉकिंग की हमें कोई जरूरत स्टॉक कर ले रहे हैं, तो उससे हो ये रहा है कि जो जरूरतमंद है उसे नहीं मिल रहा है। कई बार जो कम बीमार लोग हैं वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं और एडमिट हो जाते हैं। अब उसकी वजह से होता है कि जो सीरियस लोग हैं उनको बेड नहीं मिलते। तो दरअसल इस पैनिक को दूर करने की और लोगों को सही तरीके से एजुकेट करने की और लोगों को भी मैच्योर बिहेवियर करने की बहुत जरूरत है, मुझे लगता है, जो आप कहना चाह रही थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उर्वशी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। वैक्सीनेशन, जैसे कि कहा जा रहा है कि महामारी के इस दौर में पूरा विश्व ये मान रहा है कि एक बहुत बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। 18 से ऊपर की भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि उसमें भी कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसे दूर कर लिए जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि 80% वैक्सीनेशन के बाद हम कोरोना को परास्त करने की स्थिति में होंगे। ब्राजील हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण के तौर पर सामने है, जिसने अपने 80% जो जनता है उसको जो है वो वैक्सीनेटेड कर दिया है और वो कोरोना से पूरी तरह लगभग जो है वो उबर चुका है। इस बात को कितना आप मानती हैं और वैक्सीनेशन कितना जरूरी है महामारी के दौर में, और जो लोग हैं वो इस पर पूरी तरह से रिलाय करें? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण भारत जो है वैक्सीनेशन से दूर है और बहुत से लोग इस पर जो है इसके भ्रम में है कि वैक्सीनेशन से कुछ गलत जो है साइड इफेक्ट होंगे और वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा नहीं बन रहे। जी, तो ये तो पहली बात एक कहना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन जिसको भी जब भी मिले, जो एलिजिबल हो, उसको बिना सोचे लेना चाहिए और इस सोच में नहीं पड़ना चाहिए कि हम कोवैक्सीन लें, कि हम कोविशील्ड लें, कि अब स्पुतनिक आ गई है तो स्पुतनिक लें। आपको जो मिल रहा है, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, आप प्लीज जाएं और उसको लें। क्योंकि वैक्सीनेशन से एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, ये गारंटी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा। इन्फेक्शन आपको तब भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक वैक्सीनेशन आपको एक गारंटी देता है कि अगर हुआ आपको, तो आपको इतना ज्यादा नहीं सिवियर होगा कि आपको अस्पताल जाना पड़े या आईसीयू जाना पड़े, और जान तो आपकी बहुत हद तक बच ही जाएगी, चाहे आपको कितना भी इन्फेक्शन हो जाए। तो ये वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी एक बात है। तो इसीलिए जिसको मिल सके, ये आपने सही कहा कि अभी हम लोग सप्लाई पे बहुत काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, स्पुतनिक आ गई है, हम और भी जो वैक्सीन हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि अब और लोग सामने आएंगे। अब जो सरकार ने ये खोल दिया है, तो हमें उम्मीद है कि जो और हमारे यंगर लोग हैं वो भी सामने आएंगे कि हमें भी वैक्सीनेशन लेना है। तो वो जो हेजिटेंसी है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वैक्सीनेशन कोई एकमात्र रामबाण नहीं है। ये मतलब नहीं कि वैक्सीनेशन आपने लगा दिया तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप छोड़ देंगे, वो भी मतलब नहीं है। वो आप फिर भी उसका पालन करना है जिससे आप इन्फेक्शन से बचे रहें। लेकिन अगर हुआ आपको इन्फेक्शन और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, तो वो बहुत हद तक इंश्योर करेगा कि आपको गंभीर बीमारी ना हो। जी बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और आप वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बने, बार बार जो है वो लोगों से अपील भी की जा रही है। डॉक्टर प्रज्ञा, डबल म्यूटेंट से बचने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप दोहरे मास्क का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि चूंकि हम देख रहे हैं अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, तो जीनोम सिक्वेंसी की जो है की भी बात सामने आ रही है। दूसरे देशों में इस लेकर काम चल रहा है, कई जगह सिक्वेंसिंग जीनोम की हो भी चुकी है। कितना जरूरी आप इसे मानती हैं?
इस संदर्भ में बिल्कुल आज की जो स्थिति है, संदर्भ में जीनोम सीक्वेंसिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि कितने वेरिएंट्स आ गए हैं। हमें अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास 1, 2 डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, किस तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं और कौन से वेरिएंट में वैक्सीन काम कर रही है, कहाँ पे हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना है। हालांकि ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हर जगह पे रहेगा ही रहेगा, पर वैक्सीनेशन में भी जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में है, हमें हर बार स्ट्रेन बदल जाने की वजह से वैक्सीन बदलनी पड़ती है, जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हम लगाते हैं। तो इसमें भी हमें ये रिसर्च में देखना होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद कि कौन से म्यूटेशन स्ट्रेन्स का, कौन से म्यूटेंट स्ट्रेन्स का क्या जीनोम सीक्वेंसिंग है और कौन से में कौन सी वैक्सीन का कितना इफेक्टिव होना दिखाई दे रहा है साइंटिफिक बेसिस पे। तो इसके हिसाब से ही हमें आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी कि हमें किस तरह से, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आपने एक बार वैक्सीनेशन लगा दिया और खत्म हो जाएगी। ये अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग साइजेस एंड शेप्स में हमारे सामने आती रहेगी। तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग इसीलिए बहुत जरूरी है और इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे हमारी सारी स्ट्रैटेजी इस पे डिपेंड करेगी कि कितनी फ्रीक्वेंटली म्यूटेट कर रहा है वायरस और कितनी प्रोटेक्शन हम अपनी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी और कौन सी वैक्सीन से दे पाएंगे। बिल्कुल, तो देश के वैज्ञानिकों को इस पर तेजी से काम करना होगा, इस पर लगना होगा। उर्वशी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दरअसल ये पूछा है, आज के अखबारों में ये खबर भी थी कि आप महामारी को लेकर क्या राष्ट्रीय नीति बना रही हैं या क्या नीति आपने बनाई है। हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर चूंकि बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उसे लेकर क्या नीति है। तो कुल मिला के एक राष्ट्रीय नीति की बात की जा रही है इस महामारी को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर, और जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है पूरे देश में उसको लेकर भी एक नेशनल पॉलिसी की बात की जा रही है। आप कितना सहमत है इस बात से कि दरअसल इसकी जरूरत है, और अगर है तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं? जी देखिए, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, शुरू से रही है, इसमें केंद्र का बहुत बड़ा रोल रहा है। बल्कि शुरू में आपने देखा होगा पिछले साल तो केंद्र ही ज्यादा हद तक डिसीजन मेकिंग कर रहा था, जो कि बड़ी नई बीमारी थी, हम लोग राज्यों पे नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ महीनों बाद हमने राज्यों को और पावर देने शुरू किए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमारा वैसा है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। हम सिर्फ केंद्र से बैठ के पूरा देश नहीं कंट्रोल करते और कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नीति रही नहीं है या आगे भी रहेगी नहीं, वो रहेगी, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हो, चाहे अस्पताल के मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे लोगों में बिहेवियर चेंज कैसे लाना हो, चाहे वैक्सीनेशन हो। सरकार का, केंद्र सरकार का वो रोल कभी जा नहीं सकता है। लेकिन हम राज्यों के साथ इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके इसमें जब तक पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक जो जमीनी इंटरवेंशंस हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ केंद्र यहाँ बैठ के वो कभी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही बात है कि नेशनल पॉलिसी तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो राज्यों के साथ मिलके उसका अडेप्टेशन, उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो बड़ा जरूरी होता है। और वही हम अभी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एम्पावर्ड ग्रुप हैं केंद्र सरकार के या बाकी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, वो राज्यों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सबको साथ में लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर प्रज्ञा, चूंकि मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो लॉकडाउन को लेकर है। जो डॉक्टर एंथोनी एस फॉसी हैं, जो कि व्हाइट हाउस में चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं, उनका एक वर्जन आया है कि भारत में जो स्थिति है वो काफी गंभीर है और ऐसी स्थिति में कुछ हफ्तों का लॉकडाउन जो है वो समय की मांग है, जरूरी है, ताकि जो ट्रांसमिशन की इतनी तेजी से बढ़ती हुई चेन है उसको रोका जा सके, तोड़ा जा सके। तो क्या आप ये मानती हैं कि वक्त अब आ गया है कि पूरे देश में देशव्यापी लॉकडाउन किया जाए? अमृता जी, बिल्कुल सही सवाल है और बिल्कुल समय, ये इस सवाल पे सोच करने का समय भी है कि क्या हमें लॉकडाउन फिर से कर देना चाहिए। हालांकि अब हमारे देश में इस बात पे विचार किया जा रहा है और हर राष्ट्र अपने अपने हिसाब से इस पे फैसला भी ले रहा है, क्योंकि हमारा ये स्थिति है। और बिल्कुल जैसे कि एंटोनी फॉसी ने बोला है कि हमें कर देना चाहिए लॉकडाउन, तो ये आई थिंक हमारी सरकारें, भारत सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस पे पूरा विचार कर रही है और हर राज्य अपने हिसाब से उस पे फैसला भी ले रहा है। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर सरकार ये फैसला लेती है तो ये लोगों के हित में ही होगा, लेकिन इसको पूरी तरह से जुडिशियसली सोच के फैसला लेना होगा कि हमें कितना समय के लिए लॉकडाउन करना है और किस राज्य को अपनी स्थिति के मुताबिक ही
इस फैसले को लेना होगा। बिल्कुल। उर्वशी, मैं चाहूंगी इसी सवाल पर आप अपना भी टेक दे, कितना व्यावहारिक है ये? हालांकि केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिस संदर्भ में डॉक्टर फॉसी ने ये बात कही है और फिलहाल जो स्थितियां हैं, जो विकट गंभीर स्थितियां बन गई हैं, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि अब ये कदम उठाना पड़ेगा या और भी कोई विकल्प है? जी, तो बात जो उन्होंने कही है वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लॉकडाउन होते हैं वो जब आपका हेल्थ सिस्टम इतने प्रेशर में आ जाता है तो वो बड़ा एक यूजफुल टूल होता है। वो एक इकलौता टूल नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हेल्प कर सकता है आपके सिस्टम पे बस लोड जो है प्रेशर कम करने के लिए। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि और लोगों की दिक्कतें भी ना बढ़ जाएं, तो चाहे वो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं या हमारे गरीब हैं, तो वो एक कंसिडरेशन भी आ जाता है। बाकी एक इकोनॉमी का भी कंसिडरेशन आ जाता है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अभी पब्लिक हेल्थ जो क्राइसिस है वो सबसे बड़ी चीज है, वो हर चीज के ऊपर है। तो इसीलिए राज्यों को तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दी ही हुई है। आप दिल्ली में देखेंगे हम लोग कितने समय से एक तरह से लॉकडाउन ही कहेंगे, चाहे आप और कोई शब्द यूज कर लीजिए, लेकिन हम हैं उसमें। महाराष्ट्र में है, तो जहां जहां स्थिति बिगड़ी है वहां राज्यों में तो अभी भी पूरा पावर है कि वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन केंद्र, मुझे लगता है कि इसीलिए थोड़ा अभी तक रुका ये डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इसमें और फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे यही सोचती हूँ कि आगे जाके जैसी स्थिति बनेगी उसी के बेसिस पे केंद्र और राज्य साथ में ही मिलके ये निर्णय लेंगे। लेकिन राज्य के लेवल पे अभी भी पूरी छूट है। उनको जब लगे कि हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं कोप कर रहा है, वो कभी भी लॉकडाउन लगा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में वो लगा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रज्ञा, प्रधानमंत्री ने भी कल जब मिनिस्टर्स के साथ उनकी बैठक हो रही थी, उन्होंने ये बात कही कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी आपदा जो है वो कोरोना महामारी के रूप में देश के सामने है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो जन भागीदारी की बात की जा रही है, कम्युनिटी मैनेजमेंट की भी जो बात की जा रही है, लोग कैसे इस महामारी में अपना सहयोग दें या जुड़ें, कितना जरूरी आप मानती हैं इसको? और सवाल यही है कि लोगों की भागीदारी कैसे हो ताकि सरकार अपना काम कर रही है, अस्पतालें अपना काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं सब कुछ अपने अपने हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो ताकि इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ा जा सके? कोई भी पब्लिक हेल्थ त्रासदी की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी पब्लिक हेल्थ इवेंट नहीं होता इस लेवल का जो कि लोगों की मदद के बगैर ठीक किया जा सके या संभाला जा सके। लोगों का एक बहुत बहुत ही अहम भूमिका रहती है इस तरह की किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में। सबसे पहले ये है कि हम अपनी अवेयरनेस को ठीक रखें, हमें ये मालूम हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आसपास कहीं भी पैनिक फैलने ना दे, डर नहीं फैलने देना चाहिए लोगों में, ना ही आपस में। जब भी आपको लगे कि अगर आप किसी की थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आपको किसी को अस्पताल पहुंचाने में मदद करनी हो या किसी भी तरह की, इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से, जहां लोग ऑलरेडी ठीक हो चुके हों, जो दूसरों की मदद कर सके, उन्हें बता सके कि कौन से अस्पताल में जाने से फायदा होगा, उनकी ट्रेनिंग में मदद की जा सकती है लोगों की। तो ये काफी सारे तरीके हैं जिस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग और भागीदारी से ही बहुत सारी त्रासदी को कम कर सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका है अवेयरनेस की और पैनिक ना फैलाने की, डर को रोकने की, क्योंकि यही दो मुख्य चीजें हैं जो आज के समय में हमारा बहुत बहुत हद तक हॉस्पिटल में और जो हेल्थ सिस्टम पे इतना ज्यादा बर्डन है उसे कम करने में मदद कर सकती है। लोगों को भी बहुत ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी ना बरते, साथ ही जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और सरकार भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और आगे यानी कि फ्यूचर क्या कुछ समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं उसको लेकर स्टेप उठाए और इस दिशा में फिलहाल काम भी हो रहा है। अब दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।